रात के अंधेरे ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने घड़ी में वक्त देखा। करीबन रात के 11 बजे का टाइम था। मैंने अपनी गाड़ी सड़क किनारे रोकी। मैं मुसलसल 3 घंटे से सफर कर रहा था और अभी 7 घंटे का सफर बाकी था। मैंने गाड़ी रोककर उसका इंजन बंद किया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। चांद की 14 तारीख थी। हर सौ एक रुमानी सी चांदनी फैली हुई थी। उजाला इतना था कि हर चीज साफ नजर आ रही थी। मैंने अपना सफर अमरकोट से शुरू किया और मेरी मंजिल कराची शहर थी। मैं रहने वाला तो अमरकोट का था, लेकिन नौकरी के सिलसिले में मैंने कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। मेरे वालिदैन और खानदान के दीगर अफराद भी अमरकोट में ही रिहाइश पजीर थे। लिहाजा हर हफ्ते या 15 दिन के बाद मेरा चक्कर अमरकोट से कराची तक लगा रहता था। इस वक्त भी मैं 2 दिन अमरकोट में गुजारकर कराची जा रहा था। मैं डिस्ट्रिक्ट अमरकोट से निकलकर थर पार करके अजीम सहरा में सफर कर रहा था। मैंने अपनी गाड़ी से उतरकर चंद सांसें लंबी सी ली और अपने चारों अतराफ नजरें दौड़ाई। दूर दूर तक हौलनाक सन्नाटा था। कहीं आबादी का नामो निशान नहीं था। रेत का टीला या झाड़ियां सड़क किनारे नजर आती। ठंडी और फरत बख्श हवा चल रही थी। यहाँ हवा दिन के वक्त गर्म और जानलेवा होती है, लेकिन रात के वक्त ये काफी ठंडी लग रही थी। तेज हवा रेत पर दिलकश नक्श बना रही थी। मैंने सड़क किनारे बैठकर अपनी उंगलियां रेत में डाली तो ठंडक की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैं सफर करके बहुत थक गया था। मैं भले कराची में रहता था, मगर हूं तो मैं इस अजीम रेत का महासागर। हाँ, मैं इसी का तो बेटा था। मेरे खून में यहाँ की खुशबू रची बसी थी। कुछ देर रेत में उंगलियां डाले बैठा रहा, ताकि जो गाड़ी चलाते वक्त मुझे नींद आ रही थी या मेरे जहन पे जो गुनुदगी छा रही थी उसे थोड़ा बहुत रिलीज कर लूं। मैंने उठकर अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और अपने मुंह से लगाकर गटागट पीने लगा। पानी पीकर दोबारा मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया। अभी मैं गाड़ी को गियर में डालकर आगे बढ़ाना ही चाहता था कि मेरी नजर सामने सड़क पर पड़ी। मेरी गाड़ी से तकरीबन 20 या 30 गज के फासले पर एक सांप कुंडली मारे बैठा था। मैंने सांप को गौर से देखा। वो चित्रहारी सांप था। उसकी खाल चांद की रोशनी में चमक रही थी और सुनहरी माइल मिटियाली जल्द पर पड़े सियाह धब्बे उसे मजीद खौफनाक बना रहे थे। दोस्तों, चित्रहारी सांप को देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी की लहर दौड़ गई और मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए। मैं अपनी गाड़ी में साकत बैठा रहा। मेरी नजरें सांप पर ही मरकूज थी। वैसे तो यह सांप सिंध के रेगिस्तान का खतरनाक तरीन सांप था, लेकिन इसका और मेरा यूं अचानक सामना हो जाएगा ये तो मैंने कभी भी ना सोचा था, क्योंकि यह सांप लगभग खत्म हो चुका था। ज्यादातर इसकी नस्ल को सपेरों ने ही खत्म किया था। खैर, अचानक इसका और मेरा सामना होते ही मुझे डर सा लगने लगा। इस चित्रहारी सांप को देखते ही मुझे अपने अजीज दोस्त अली का ख्याल आया। अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बल्कि अगर मैं उसको अपना भाई कहूं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अली कराची की एक लेबॉर्ट्री में काम करता है। उस वक्त वो सांप और सांप के जहर पर तहकीक कर रहा था। अली का ख्याल आते ही मेरा बेख्तियार दिल चाहा कि मैं इस सांप को पकड़ लूं और अली को गिफ्ट कर दूं। यकीनन अली ऐसा तोहफा पाकर बहुत खुश होगा। ये सोचकर मैंने अपने हवास बहाल किए और डैशबोर्ड से अपना 32 बोर का रिवॉल्वर निकाला। अब मैं बिल्कुल आहिस्ता से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर और बहुत सारी हिम्मत जुटाकर बाहर की तरफ निकल आया। सांप इसी तरह मेरे सामने कुंडली मारे बैठा हुआ था। इसकी 2 शाखा जबान बार बार मुंह से बाहर आ रही थी और हवा में यूं लहरा रही थी, गोया जैसे कोई सेंसर काम करता है। वो शायद मुझसे अपनी दूरी का तयन कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने देर की तो शायद ये कहीं मुझ पर हमला न कर दे। मैंने इसकी नजरों में ताक्कुब सा देखा। सामने दरख्त के नीचे 2 मोटे ताजे चूहे बैठे थे। फिर मेरी अचानक नजर पड़ी तो मैंने देखा कि दरख्त के साए में 2 मोटे ताजे चूहे बैठे थे। सांप उन्हें शिकार करना चाहता था। ये गनीमत था कि सांप ने अब तक मुझे नहीं देखा था।
अरे ये क्या यार, मैं तो कब से यही सोच रहा था कि ये मुझको ही अपना शिकार समझ रहा है, मगर यहाँ तो ये मोटे ताजे चूहे खाने के ख्याल में है। खैर, मैं अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद करके नीचे उतरा। मैंने अपना रिवॉल्वर सीधा किया और सांप के सर का निशाना लिया। जब मुझे लगा कि अब फायर कर देना चाहिए, तो ठीक उसी वक्त सांप ने भी चूहों पर छलांग लगा दी, मगर रिवॉल्वर से निकली गोली सांप की रफ्तार से बहुत तेज थी। सांप गोली खाकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते तड़पते बेसुध हो गया। मैं दौड़कर इसके करीब पहुंचा। गोली चलने की आवाज सन्नाटे में दूर दूर तक गूंज उठी। मुझे डर था कहीं गोली चलने की आवाज सुनकर कोई पुलिस की गाड़ी इधर ना आ जाए, क्योंकि चितरहारी सांप का शिकार कानूनन ममनू था। लिहाजा मैंने जल्दी से एक लकड़ी की मदद से सांप के मुर्दा जिस्म को उठाया और अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। मेरी गाड़ी के अंदर मध्यम रोशनी में सांप का चमकदार जिस्म बहुत खौफनाक दिखाई दे रहा था। मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए धीमे सुरों में गुनगुनाना शुरू कर दिया। अपने तसव्वुर में ये सोचे जा रहा था कि जब मैं गिफ्ट अली को दूंगा तो वो कितना ही खुश होगा। शायद अभी मैं इन्हीं सोचों में मसरूफ था कि मेरी गाड़ी को एक जोरदार सा झटका लगा। शायद सड़क पर कोई गड्ढा था जिसमें गाड़ी का टायर चला गया। गाड़ी के झटके के साथ ही न जाने कैसे पिछली सीट पर रखा सांप उछलकर मेरी गर्दन से लिपट गया। मेरे मुंह से अचानक एक चीख निकल गई और मैंने बेख्तियार अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील से छोड़कर सांप को अपनी गर्दन से निकालना चाहा। फिर क्या था, डर के मारे मुझे पसीने शुरू हो गए। खैर, मैंने सांप को अपनी गर्दन से उखाड़कर फेंक दिया था और इधर गाड़ी भी झटका खाकर बंद हो गई थी। मैंने जल्दी से अपनी सांसें बहाल की और फिर पानी की बोतल निकाली, उससे थोड़ा सा पानी पिया ताकि अपने हवास बहाल कर सकूं। थोड़ी देर में मैंने अपने खौफ पर काबू पाया। फिर मैंने डरते डरते सांप को हिला जुला कर देखा, मगर सांप साकत पड़ा था। उसमें जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। शायद गाड़ी को लगने वाले झटके की वजह से सांप उछलकर मेरे ऊपर आ गिरा था। खैर, मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और महवे सफर हो गया, मगर जिस इत्मीनान से मैं सफर कर रहा था वो इत्मीनान कहीं खो सा गया। गाड़ी अपना सफर तय कर रही थी। रात बीतती जा रही थी। गाड़ी के चारों पहिए बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। जब मैं 1 घंटे का सफर कर चुका तो मैंने दूर से ही लाइटें देखी। अरे ये क्या, ये तो एक पेट्रोल पंप था। खैर, मैंने अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोकी और वहां से पेट्रोल भरवाया। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैंने बदीन डिस्ट्रिक्ट भी पार कर लिया था। अब मेरा सफर ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में जारी था। ठट्टा के बाद कराची था। मैं गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। अब सांप का खौफ भी मेरे जहन से निकल चुका था। मैं धीमे सुरों से एक गाना गुनगुना रहा था कि उसी वक्त मेरी नज़र बैक मिरर पर पड़ी। बैक मिरर में जो मंजर मुझे नजर आया वो मुझे दहशत ज़दा करने के लिए काफ़ी था। मेरी रगों में खून जैसे जमने लगा था और मेरे होंठ कपकपाने लगे। ये मंजर देखकर मेरी आंखें हलकों से बाहर निकल आईं। बैक मिरर में मंजर इतना ही खौफनाक था जितना मेरा जहन सोच रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की और आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाकर पीछे की जानिब देखने लगा। सांप पिछली सीट पर गर्दन उठाए बैठा था। ओह मेरे खुदा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इसकी 2 शाखा जबान बार बार निकल रही थी और इसका मुंह इसके अपने खून से सुर्ख हो रहा था, जिस पर जा बजा रेत लगी हुई थी। इसके आंखों में बिजलियां कूद रही थीं। बस ये मंजर देखना था कि खौफ से मुझे कपकपी तारी हो गई। मैं गाड़ी रोकना चाह रहा था, मगर मुझे याद ही ना था कि गाड़ी की ब्रेक कहाँ रह गई। जैसे ही मैंने कुछ हिम्मत जुटाकर ब्रेक लगाने की कोशिश की तो उसी वक्त सांप ने तेजी से अपनी जगह तब्दील की और मेरे सामने स्टीयरिंग व्हील पर धड़ाम से आ लगा। गोया वो मुझे हुक्म दे रहा था कि गाड़ी को रोकना मत और उसे एक ही सिमत में चलाते रहो। दोस्तों, खौफ और डर क्या होता है मुझे आज एहसास हो रहा था। मौत मेरे सामने सांप की सूरत में बैठी थी। सांप की जबान बार बार मुंह से बाहर आकर मुझे मजीद खौफ ज़दा कर रही थी। चित्रहारी सांप का कांटा तो पानी भी नहीं मांगता।
मैं दिल ही दिल में उस वक्त खुद को कोस रहा था कि काश मैं रुकता ही ना। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो मैंने ये की थी कि मैंने सांप के शिकार का सोचा था। मेरा जहन तेजी से अपने बचाव की तदबीरें सोचने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुर्दा सांप कैसे जिंदा हो गया, और वो भी इस वक्त मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग पर सवार है। मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी जैसे पत्थर का बुत हो। बस मैं इसी खौफ में मुब्तला था कि गाड़ी किसी उभरी हुई जगह से टकराई। गाड़ी को एक जोरदार झटका सा लगा। बस फिर क्या था, झटका लगने की देर थी कि सांप ने ऐसी नागवार आवाज निकाली और गुस्सीली नजरों से मुझे घूरा कि उसकी आंखों में न जाने क्या था। मुझे तो अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मैं दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा। उसके साथ ही मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता डैशबोर्ड की जानिब बढ़ने लगा, जहां मेरा रिवॉल्वर रखा हुआ था। मगर शायद सांप ने मेरा इरादा भांप लिया था। उसने फौरी तौर से अपनी जगह तब्दील की और डैशबोर्ड पर जाकर मेरे सामने बैठ गया। मैं हैरान था, क्या यह किसी फिल्म का सीन था या हकीकत में मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या कभी कोई जानवर, कोई सांप भी ऐसा बिहेव कर सकता है? मैं अपने दिल ही दिल में सोच रहा था। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद सांप की पुकार मुझे ये याद दिला रही थी कि ये ख्याल या कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली और मैंने सारा ध्यान गाड़ी चलाने पर लगा दिया। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर इस सांप ने मुझे अभी तक डसा क्यों नहीं, क्योंकि ये चित्रहारी सांप किसी भी शिकार को ज्यादा मोहलत नहीं देते। या अल्लाह, तू ही कोई सबब बना और मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था और अपने बाजू पर बंधे इमाम जामिन को महसूस कर रहा था, जो सफर शुरू होने से पहले अम्मा जान ने दुआएं पढ़ने के बाद मेरे बाजू पर बांधा था। मेरी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ठट्टा शहर में दाखिल हो रही थी। ठट्टा शहर के बासी अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, मगर मेरी नींद तो आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सांप मेरी बराबर वाली सीट पर आ चुका था और वहां बैठा मुझे घूर रहा था। उसकी दो शाखा जबान बार बार उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। शायद वो मुझे खौफजदा करके लुत्फ अंदोज हो रहा था। उस वक्त गाड़ी के करीब से एक ट्रक गुजर रहा था, जिसने तेज हार्न बजाया। हार्न की तेज आवाज सुनकर सांप के जिस्म में लर्जा सा पैदा हुआ और उसके गुस्से में इजाफा हो गया। वो मुझे ऐसी नजरों से देखने लगा गोया ये कसूर भी मैंने किया हो। अचानक सांप की दिल में क्या समाई, वो अपनी दुम के बल खड़ा हो गया और उसका मुंह मेरे चेहरे के इंतहाई करीब आ गया। इसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे को झुलसाने लगी। मेरा खून रगों में खुश्क होने लगा। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर मैं यहां से बच भी गया तो मेरे इस मजाक पे कौन मुझ पे यकीन करेगा। अगर ये वाकया भी मैंने किसी को सुनाया तो वो मुझसे हमदर्दी जताने की बजाय मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं साथ साथ ये भी सोच रहा था कि आज की रात मेरी आखिरी रात हो सकती है। मुझे अम्मा और अब्बा जान का ख्याल आ रहा था। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे अम्मा और अब्बा का क्या होगा। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह अपने हबीब के सदके मुझे इस मुसीबत से निजात दे। मैंने सदके दिल से दुआ मांगी। मेरे हलक में कुछ फंसने लगा और खुद ब खुद मेरे आंसू बाहर बहने लगे। सांप मेरे चेहरे के बहुत करीब था। उसकी दो शाखा जबान मेरे गालों को छू रही थी। अचानक सांप को पता नहीं क्या ख्याल आया। वो दोबारा अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया और वहीं से मुझे घूरने लगा। मैंने गाड़ी की स्पीड कम न की और उसे भगाता रहा। कुछ देर बाद मैं ठट्टा शहर पहुंच गया। अब मैं घारू शहर से गुजर रहा था, बस कराची आने ही वाला था। उसी वक्त मेरे जहन में एक तरकीब आई। मुझे मालूम था कि अली सुबह जल्दी उठने का आदी है, लिहाजा कराची में दाखिल होते ही मैंने गाड़ी का रुख मॉडल कॉलोनी की जानिब मोड़ दिया, जहां अली का बंगला था। मसाजिद से फजर की अजानों का सिलसिला जारी हो चुका था। उजाला इतना हो गया था कि अब हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। सांप मेरी बराबर वाली सीट पर बैठा था। उसकी नजरें मेरे ऊपर जमी थी और वो वक्फे वक्फे से फुकारने वाली आवाजें निकालता था। मैंने अली के बंगले के सामने जाकर अपनी गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, सांप ने मेरे इरादे को भांप लिया और एक जोर की फुकार मारी और मेरे हाथ की जानिब बढ़ने लगा। मेरा हाथ जहां था वहीं रुक गया।
میں نے اپنا دوسرا ہاتھ آہستہ سے اسٹیئرنگ وہیل پر لگا کر زور سے ہارن بجایا۔ ہارن کی تیز آواز چاروں طرف پھیل گئی۔ میں نے موقع پاتے ہی دوسری بار بھی ہارن بجا دیا۔ ہارن کی آواز سنتے ہی تھوڑی دیر میں علی آنکھیں ملتا ہوا بالکانی میں سے باہر آیا۔ میری گاڑی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے چیخ کر کچھ کہا جو میں نہ سن سکا۔ تھوڑی دیر بعد علی بنگلے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ میری گاڑی کے پاس آتے ہوئے بولا، کیا پیروں میں مہندی لگی ہے جو گاڑی سے نیچے نہیں اتر رہے ہو؟ جملہ مکمل کرتے ہی علی کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ فوراً صورتحال کو سمجھ گیا اور بڑی تیزی سے الٹے قدموں واپس اپنے بنگلے کی جانب دوڑ گیا۔ میں نے کنکھیوں سے سانپ کی جانب دیکھا۔ وہ بار بار مجھے پکار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد علی اپنے بنگلے سے باہر نظر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں سپرے کرنے والی مشین تھی۔ وہ گاڑی کی دوسری جانب کھڑکی پر آیا جہاں سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنی ناک پکڑ کر مجھے اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ مجھے سانس روکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس اپنے پھیپھڑوں میں بھری اور سانس روک لی۔ میرے سانس روکنے کے بعد علی نے سپرے مشین کا رخ سانپ کی جانب کیا اور مشین کا بٹن دبا دیا۔ سپرے مشین میں شاید بے ہوشی کی دوا تھی۔ سانپ پر جیسے ہی سپرے کی پھوار پڑی وہ اچھلا اور اس نے مجھے ڈسنے کی کوشش کی، مگر میں نے چیختے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر دھڑام سے آ گرا۔ سانپ بھی میرے پیروں سے لپٹتا ہوا گاڑی سے باہر آ گرا۔ میں نے اپنے پیروں سے اسے جھٹکا دیا جس سے وہ دور جا گرا۔ ارے گھبراؤ نہیں، یہ بے ہوش ہو چکا ہے، علی نے کہا، اور اس نے سانپ کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح اٹھا لیا جیسے وہ ربڑ کا بنا ہوا ہو۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور اٹھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی گاڑی لاک کی اور علی کے ساتھ اس کے بنگلے میں داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم تک پہنچتے پہنچتے میں نے مختصراً علی کو رات بھر کی ساری رودات سنا دی۔ علی سانپ کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جسے وہ لیبارٹری کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ ملازم میرے سامنے چائے رکھ گیا تھا۔ میں چائے کی شدید طلب محسوس کر رہا تھا، لہٰذا میں چائے پینے لگا اور جو ایک رات قیامت کی طرح مجھ پہ گزری تھی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد علی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سانپ تھا جس نے رات بھر میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ سانپ اب ہوش میں تھا۔ علی نے سانپ میرے اوپر اچھالتے ہوئے کہا، یہ بالکل بے ضرر سا سانپ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سانپ سے بچتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم نے اسے جو گولی ماری تھی اس نے سانپ کے زہریلے دانت ہی اڑا دیے، علی نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میری یہ بات سن کر علی بولا، یہ ایسے ممکن ہے کہ شکار کے وقت چترہاری سانپ اپنے دونوں زہریلے دانت باہر کی جانب نکالتا ہے تاکہ شکار کو اس سے ڈس سکے۔ جب تم نے اسے گولی ماری تو یہ شکار کر رہا تھا، اور جیسے ہی شکار کرنے کے لیے اس نے اپنے دانت باہر نکالے تو تم نے گولی چلا دی، اور گولی نے اس کے دونوں دانتوں کو توڑ ڈالا، اس لیے تمہیں یہ ڈس نہیں سکا، اور تم رات بھر ایک بے ضرر سانپ سے ڈرتے رہے جو کہ کسی کو ڈسنے کے قابل نہیں تھا، علی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ علی کی یہ بات سن کر میرے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکل گئی اور میں نے پلٹ کر سانپ کو دیکھا۔ سانپ قالین پر دھڑا کیا مجھے گھور رہا تھا۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار مسکراہٹ نکل گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ چند دنوں بعد ہی جس سانپ پر میں ہنس رہا ہوں یہی میرے دوست کی موت کا باعث بنے گا۔ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے علی کے والد بات کر رہے تھے، مانو وہ بہت ہی صدمے میں تھے اور بالکل رونے والی آواز میں بات کر رہے تھے۔ بیٹا وہ سانپ نہیں تھا، بیٹا وہ سانپ نہیں تھا۔ میں نے ایک دم چونکتے ہوئے علی کے بابا سے پوچھا، انکل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دوسری طرف سے آواز میرے کانوں میں آئی، بیٹا جو تم سن رہے ہو میں وہی کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک سانپ نہیں تھا بلکہ وہ ایک ناگن تھی جو پورے 100 سال کی تھی اور وہ کسی بھی انسان کا روپ دھار سکتی تھی۔ شاید وہ تمہارے پیچھے اس لیے لگی تھی کہ وہ تم پر عاشق تھی۔ تمہیں وہاں سے گزرتا دیکھ کر وہ سڑک پر آن بیٹھی تھی، لیکن تم نے اس کی کیفیت کو نہ جانتے ہوئے
उस पर गोली चला दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने तुम्हें तो कुछ ना कहा, लेकिन मेरे बेटे की जान ले ली। मैं अंकल की ये सारी बातें सुन के हैरान हो रहा था। भला कोई सांप भी इंसान का रूप धार सकता है? मैंने अंकल से बेख्तियार ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, ये सांप इंसान का रूप धार सकता है, और ये बात मुझे एक जोगी ने बताई। जब मैं अली की लेबॉर्ट्री में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि अली जमीन पर पड़ा हुआ है और एक निहायत ही खूबसूरत लड़की, जिसका धड़ सांप का और चेहरा किसी खूबसूरत शहजादी से कम न था, मेरे बेटे का खून पी रही थी। और जैसे ही मैं लेबॉर्ट्री में दाखिल हुआ, एकदम से नागिन बन गई और किसी सुराग से होते हुए लेबॉर्ट्री से बाहर निकल गई। उफ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? मेरा एक ही बेटा था। अली के बाबा जोर जोर से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे, और इधर मैं भी बिल्कुल पत्थर का बना उनकी बातें सुन रहा था, और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मेरे जहन में बस यही ख्याल आ रहा था, काश मैं अपने दोस्त अली के घर न जाता। काश अगर मैं वहां ना जाता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। मैंने अपने दोस्त को तोहफा भी दिया, तो वो भी मौत का।